प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समुद्रगुप्त के विषय में चर्चा करेंगे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। गुप्त राजवंश का चौथा राजा और चंद्रगुप्त प्रथम का वह उत्तराधिकारी था। पाटलिपुत्र उसके साम्राज्य की राजधानी थी। वे वैश्विक इतिहास में सबसे बड़े और सफल सेनानायक सम्राट माने जाते हैं। उनका शासनकाल भारत के लिए स्वर्ण युग का आरंभ कहा जाता है। समुद्रगुप्त को गुप्त राजवंश का महानतम राजा माना जाता है। वे एक उदार शासक, वीर, योद्धा और कला के संरक्षक थे। समुद्रगुप्त के कई बड़े भाई भी थे, फिर भी उनके पिता ने समुद्रगुप्त की प्रतिभा को देखा, समझा और उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसलिए कुछ का मानना है कि चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बनने के लिए संघर्ष हुआ था, जिसमें समुद्रगुप्त एक प्रबल दावेदार बनकर उभरे। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने शासन पाने के लिए अपने प्रतिद्वंदी अग्रज राजकुमार काछा को हराया था। समुद्रगुप्त का नाम सम्राट अशोक के साथ भी जोड़ा जाता रहा है, हालांकि वे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक अपने विजय अभियान के लिए जाना जाता था और दूसरा अपने धुन के लिए जाना जाता था। अब आगे हम समुद्रगुप्त के विषय में और अधिक जानेंगे। समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त भारत का एक महान शासक था, जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी पराजय का मुंह नहीं देखा। V.S. स्मिथ, जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन फ्रांस का रहने वाला था और बाद में चलकर वह फ्रांस का सम्राट भी बना। नेपोलियन एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जो पूरे दुनिया को जीत लेना चाहता था। उसने कई विजय अभियान शुरू की और अपने विजय अभियानों के द्वारा वो अपने साम्राज्य को और अधिक विस्तृत बना लेना चाहता था। भारत के संदर्भ में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है, क्योंकि समुद्रगुप्त भी अपने साम्राज्य को बहुत अधिक विस्तृत बना लेना चाहता था। अब हम देखेंगे समुद्रगुप्त के जीवन से जुड़ी और भी कुछ बातें। हम अब परिचय देखेंगे। समुद्रगुप्त के पिता गुप्त वंशीय सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम और माता लिच्छवी कुमारी श्री कुमारी देवी थी। चंद्रगुप्त ने अपने अनेक पुत्रों में से समुद्रगुप्त को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया था। समुद्रगुप्त और अपने जीवन काल में ही समुद्रगुप्त को शासन भार
सौंप दिया था। जनता को इससे काफ़ी प्रसन्नता मिली थी, किंतु समुद्रगुप्त के जो अन्य भाई थे वे इससे नाराज हो गए और राज्य में गृह युद्ध छिड़ गया। प्रतिद्वंदी में सबसे आगे राजकुमार काछा थे। काछा के नाम के कुछ सोने के सिक्के भी मिले हैं। गृह कला को शांत करने में समुद्रगुप्त को 1 वर्ष का समय लगा। उसके पश्चात उसने दिग्विजय यात्रा शुरू की। इसका वर्णन प्रयाग में अशोक मौर्य के स्तंभ पर विशद रूप में खुदा हुआ। इस पहले इसने आर्यावर्त के 3 राजाओं को विजित कर अपने अधीन किया और बड़े समारोह के साथ अपने राज्य में प्रवेश किया। इसके बाद उसने दक्षिण की यात्रा की और क्रम से कौशल, महाकांतर, भौराल, पृष्ठपुर का महेंद्रगिरी, कौटूर, एरंडपल, कांची, अवमुक्त, वेंगी, पालक, देवराष्ट्र और कोस्थलपुर 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की। जिस समय समुद्रगुप्त दक्षिण विजय यात्रा पर था, उस समय उत्तर के अनेक राजाओं ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर विद्रोह कर दिया। लौटने पर समुद्रगुप्त ने उत्तर के जिन राजाओं का समूल उच्छेद कर दिया, यानी कि उनका विनाश कर दिया, उनके नाम हैं रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत नंदी और बलवर्मा। इनकी विजय के पश्चात समुद्रगुप्त ने पुनः पाटलिपुत्र में प्रवेश किया। इस बार इन सभी राजाओं के राज्यों को उसने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। आठविक राजाओं को इसने अपना परिचारक और अनुवर्ती बना लिया था। इसके पश्चात इसकी महती शक्ति के सम्मुख किसी ने सिर उठाने का साहस नहीं किया। सीमा प्रांत के सभी नृपतियों तथा योधे, मानलव आदि गणराज्यों ने भी स्वेच्छा से इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। समहत अर्थात दक्षिण पूर्वी बंगाल, कामरूप, नेपाल, देवाक, असम के नागा प्रदेश और कर्तरीपुर, जिसे कुमायूं और गढ़वाल के पर्वत प्रदेश माना जाता है, इनकी अधीनता स्वीकार कर इसे कर देने लगे। मालव, अर्जुनायन, युधेय, माद्रक, अभीर, प्राजून, सनकानी, काक और खरपरिक नामक गणराज्यों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। दक्षिण और पश्चिम के अनेक राजाओं ने इसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया और वे बराबर उपहार भेजकर इसे संतुष्ट करने की चेष्टा करते रहते थे। इसमें देवपुत्र, शाही, साहानु, शाही, शप, मुरुंड और सिंहल के राजा प्रमुख हैं। ये नृपति आत्मनिवेदन, कन्योपायन, दान और गरुड़ ध्वजांकित आज्ञापत्रों के द्वारा समुद्रगुप्त की कृपा चाहते रहते थे। समुद्रगुप्त का साम्राज्य पश्चिम में गांधार से लेकर पूर्व में आसाम तक तथा उत्तर में हिमालय के कीर्तिपुर जनपद से लेकर दक्षिण में सिंहल तक फैला हुआ था। प्रयाग की प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक महादंड नायक हरिपेन ने लिखा है, पृथ्वी भर में कोई उसका प्रतिरथ नहीं था, यानी कि उसका प्रतिरोध करने वाला नहीं था। सारी धरती को उसने अपने बाहुबल से बांध रखा था। उसने अनेक जनपदों का पुनरुद्धार भी किया, जिसकी कीर्ति सर्वत्र फैल गई थी। सारे भारतवर्ष में अबाध शासन स्थापित कर लेने के बाद इसने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों, गरीबों, अनाथों को अपार धन दिया।
शिलालेखों में इसकी चर्चा भी की गई है। हरिसेन ने इसका चरित्र वर्णन करते हुए लिखा है, उसका मन सत्संग सुख का व्यसनी था, उसके जीवन में सरस्वती और लक्ष्मी का अवरोध था, वह वैदिक धर्म का अनुगामी था, उसके काव्यों से कवियों के बुद्धि वैभव का विकास होता था, ऐसा कोई भी सद्गुण नहीं है जो उसमें ना रहा हो। सैकड़ों देशों पर विजय प्राप्त करने की उसकी क्षमता अपूर्व थी। स्वभुजबल ही उसका सर्वोत्तम शखा था। परशु, बाण, शकु आदि अस्त्रों के घाव उसके शरीर की शोभा बढ़ाते थे। उसकी नीति थी साधुता का उदय हो तथा असाधुता कर नाश हो। उसका हृदय इतना उदार था कि प्राणी मात्र से ही उसका हृदय पिघल जाता था। उसने लाखों गायों का दान किया था। अपनी कुशाग्र बुद्धि और संगीत कला के ज्ञान तथा प्रयोग से उसने ऐसे उत्कृष्ट काव्य का सृजन किया था कि लोग कविराज कहकर उसका सम्मान करते थे। समुद्रगुप्त के 7 प्रकार के सिक्के मिल चुके हैं, जिनसे उनकी शूरता, शुद्ध कुशलता तथा संगीतज्ञता का पूर्ण आभास मिलता है। इसने सिंहल के राजा मेघवर्ण को बौद्ध गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति देकर अपनी महती उदारता का परिचय दिया था। अब हम समुद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन के विषय में भी चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त एक मगध राजा गुप्त वंश के प्रथम शासक थे, जिन्होंने एक लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से शादी कर ली, जिनकी वजह से उन्हें गंगा नदी के तटीय जगहों पर एक पकड़ मिला, जो उत्तर भारतीय वाणिज्य का मुख्य स्रोत माना गया था। उन्होंने लगभग 10 वर्षों तक एक प्रशिक्षु के रूप में बेटे के साथ उत्तर मध्य भारत में शासन किया, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। यही पाटलिपुत्र जो आज पटना के नाम से जाना जाता है। उसकी मृत्यु के बाद उनके बेटे समुद्रगुप्त ने राज्य शासन करना शुरू कर दिया और उन्होंने लगभग पूरे भारत पर विजय प्राप्त किया। उनका शासनकाल एक विशाल सैन्य अभियान के रूप में वर्णित किया जा सकता है। शासन शुरू करने के साथ उन्होंने मध्य भारत में रोहिलखंड और पद्मावती के पड़ोसी राज्यों पर हमला किया। उन्होंने बंगाल और नेपाल के कुछ राज्यों पर विजय प्राप्त की और असम राज्य को शुल्क देने के लिए विवश किया। उन्होंने कुछ आदिवासी राज्य मलवास, योधेश, अर्जुनायस, अभिरस और मधुरस को अपने राज्य में विलय कर लिया। अफगानिस्तान, मध्य एशिया और पूर्वी ईरान के शासक भी उनके राज्य भी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिए गए। अब हम समुद्रगुप्त के विषय में जो स्रोत हमें जानकारी देते हैं, उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। समुद्रगुप्त के इतिहास का सबसे मुख्य स्रोत वर्तमान इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी में चट्टानों पर जो शिलालेख प्राप्त हुआ है, इस शिलालेख में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का विवरण दिया गया है। इस शिलालेख पर लिखा है, जिसका खूबसूरत शरीर युद्ध के कुल्हाड़ियों, तीरों, भाले, बर्छी, तलवारें, सूल के घाव की सुंदरता से भरा हुआ है। यह शिलालेख भारत के राजनीतिक भूगोल की वजह से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें विभिन्न राजाओं और लोगों का नाम अंकित है, जो कि 4वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत में मौजूद थे।
इसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियान के विषय में लिखा गया है, जिसके लेखक हरि सेना हैं, जो समुद्रगुप्त के दरबार के एक महत्वपूर्ण कवि थे। समुद्रगुप्त जहां उत्तर भारत के एक महान शासक एवं दक्षिण में उनकी पहुंच को स्वयं दक्षिण के राजा भी बराबर नहीं कर पाते थे। अब हम देखेंगे समुद्रगुप्त की विजय। समुद्रगुप्त के शासनकाल की शुरुआत उसकी तत्काल अभियानों के साथ शुरू हुई। उनका अभियान बंगाल की खाड़ी के साथ दक्षिण तक हुआ। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के वन इलाकों समुद्रगुप्त का विजय अभियान बंगाल से होता हुआ मध्य प्रदेश के वन इलाकों को पार करता हुआ उड़ीसा तट को पार कर गया और गंजम, विशाखापत्तनम, गोदावरी, कृष्णा और नेल्लोर को पार करता हुआ यह कांचीपुरम तक पहुंचा। यहाँ उन्होंने प्रत्यक्ष नियंत्रण रखने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि उन राज्यों पर कब्जा करने के बाद उन्हें उन पर सहायक राजाओं के रूप में उन्हें बहाल किया। समुद्रगुप्त एक महत्वाकांक्षी सम्राट था और वह संपूर्ण भारत में अपनी विजय स्थापित करना चाहता था। उसने दिग्विजय की नीति को अपनाया। दक्षिण में उसने धर्म विजया की नीति को अपनाया। समुद्रगुप्त अपने साम्राज्य को अपने पिता के साम्राज्य से भी और विशाल बनाना चाहता था। उन्होंने युद्धों की एक श्रृंखला शुरू की, जिससे कि साम्राज्य का विस्तार किया जा सके और कई प्रदेशों के राजाओं को उसने अपने सामने झुकने के लिए मजबूर कर दिया। समुद्रगुप्त एक शानदार सैनिक भी था। वह एक कुशल नेतृत्वकर्ता भी था और उसके विजय अभियानों की चर्चा हरिसेना ने अपने वर्णनों में किया है। उसने कई राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे सिक्का। सिक्कों के माध्यम से भी समुद्रगुप्त के विषय में और अधिक जाना जा सकता है। कुछ ऐसे सिक्के प्राप्त हुए हैं जो शुद्ध सोने के बने थे, जिससे समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इन सिक्कों को हम स्क्रीन में भी देख सकते हैं। सिक्कों में समुद्रगुप्त को एक कुशल सेना नायक के रूप में भी प्रदर्शित किया गया है। अब हम आगे देखेंगे वैदिक धर्म और परोपकार। समुद्रगुप्त
ब्राह्मण धर्म का उपासक था और उसके धर्म संबंधी विषयों की जानकारी इलाहाबाद शिलालेख से प्राप्त होती है। उसे असहिष्णु भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसने अपने समय में कई बौद्ध विहारों को बनाने की अनुमति दी, कई मठों को बनाने की अनुमति दी। इस कारण से उसकी उदारता भी दिखलाई पड़ती है। इलाहाबाद शिलालेख में उसे एक उदारकर्ता के रूप में प्रकट किया गया है। उन्होंने कई गायों को दान भी दिया था, जिससे उसकी ब्राह्मण धर्म में निष्ठा के प्रति हमें ज्ञान प्राप्त होता है। समुद्रगुप्त ने लगभग 51 वर्षों तक शासन किया और उसके पुत्र विक्रमादित्य, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपने पिता से शासन ग्रहण किया। तो इस प्रकार आज हम इस विषय पर यहीं पर चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।